प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद। मैं रामरतन विश्वकर्मा, गवर्नमेंट EFA JPV विद्यालय दमोह से विषय अर्थशास्त्र का उच्च माध्यमिक शिक्षक हूँ। आज समर्थ YouTube चैनल के माध्यम से आपके समक्ष कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र की विषय वस्तु एवं अंक योजना लेकर आया हूँ। अच्छी तैयारी के लिए यह बहुत ज़रूरी है। अच्छे अंक अर्जित किए जा सकते हैं और सभी विद्यार्थी इससे जुड़ें, लाइक व सब्सक्राइब करें। आपको नई नई इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास पहुंचती जाएंगी। तो चलें हम आज विषय अर्थशास्त्र की जो अंक योजना है और विषय वस्तु है उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके पास दो पुस्तकें हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरी है समष्टि अर्थशास्त्र। तो पहली जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसमें पहला जो यूनिट है वो है आपका परिचय। और परिचय में आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय उससे वह आना है आपके 4 अंक का। अर्थात इसमें आपका सामान्य परिचय रहेगा, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं रहेंगी, आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, सकारात्मक तथा आदर्शक अर्थशास्त्र और व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र दोनों का समायोजन रहेगा। इसमें आपके लिए 4 अंक में आपको 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक, चारों टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रिपेयर करना है। इसमें आपको व्यष्टि और समष्टि दूसरी पुस्तक है, उसमें भी परिचय के रूप में समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय है। तो मैंने इन दोनों को कंप्रोमाइज़ किया है कि इसमें व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक ही चैप्टर में क्लियर हो। व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब जो है उसका मीनिंग है छोटा, सूक्ष्म, और समष्टि मतलब समग्र और बड़ा या बृहद है। तो इसमें से आपके लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्यक्तिगत इकाइयां किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, समग्र इकाइयों का किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, उद्योग लाइक जैसे कि चीनी उद्योग है, शक्कर उद्योग है, चीनी उद्योग के अलावा कपड़ा उद्योग है, इसके लिए आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र ही लिखना है। और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है सामान्य कीमत स्तर आ जाता है, सामान्य रोजगार आ जाता है। तो ये आपके समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था जो है वो एक केंद्रीय अर्थव्यवस्था है और उस पर पूरा का पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है। और दूसरा जो बाजार अर्थव्यवस्था है ये बाजार के नियंत्रण में होती है। सकारात्मक और आदर्शक अर्थशास्त्र है। सकारात्मक में ऐसे तथ्य होते हैं जो आपके सत्यापन योग्य होते हैं, क्या है, क्या था, ये व्यक्तिपरक नहीं होते हैं। लेकिन जो आदर्शक अर्थशास्त्र है इसमें व्यक्तिपरक होते हैं और इसमें व्यक्तियों के द्वारा निर्णय लिए जा सकते हैं। इसको इसमें इस यूनिट से 4 अंक का आना है। देखें हम दूसरी यूनिट जो कि उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत है और ये 15 अंक का आना है। इसमें से भी मोस्टली 4 अंक का आता है। क्वेश्चन 3 अंक का भी आता है, 2 अंक के भी आते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप्स भी इससे बनते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है आपको अच्छे अंक अर्जित करने के लिए। और सामान्य सी बातें हैं इसमें, उपयोगिता के बारे में दिया है, आपका मांग वक्र है और बजट रेखा है। इसके अतिरिक्त आपका मांग का नियम, नियम के अतिरिक्त आपका मांग की लोच है। इसमें मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, मांग के नियम को मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, ये सारी चीजें उसमें पूछी जाती हैं। और इसके आगे है आपका तीसरी यूनिट है जो उत्पादन तथा लागत है। और इस उत्पादन लागत में से आपका 10 अंक का आना है। और 10 अंक में आप ये समझें इसमें 1, 2, 3 अंक के क्वेश्चन मोस्टली आए हैं अभी तक। और इसमें आपका उत्पादन फलन है, उत्पादन के अल्पकाल और दीर्घकाल के बारे में इसमें बताया है, सीमांत उत्पाद नियम है, परिवर्ती अनुपातों का नियम भी है। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे और आप आसानी से 10 अंक यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे आपको 10 अंक लेने में ज़्यादा कठिनाई नहीं है। इसके आगे है यूनिट 4। इसके आगे है आपकी यूनिट 4 और इसमें आपका पूर्ण प्रतिस्पर्धा,
और पूर्ण प्रतिस्पर्धा की विशेषताएं लगभग हर वर्ष आती हैं। और इसमें संप्राप्ति है। इस वर्ड को संप्राप्ति वर्ड के लिए कुल आय और कुल आगम भी कहा जाता है। तो संप्राप्ति का औसत, कुल और सीमांत संप्राप्ति, लाभ का अधिकतमीकरण का एक क्वेश्चन बनता है जो 3 अंक का प्रायः आता है इसमें। और इसमें पूर्ति जो है, पूर्ति को प्रभावित करने वाले एक बस फर्म की पूर्ति को के निर्धारक तत्व भी इससे पूछे जाते हैं। पूर्ति की जो कीमत लोच है उसमें से प्रश्न बनता है। और इसके अलावा लाभ के बारे में भी एक क्वेश्चन बन जाता है। लाभ कितने प्रकार के हैं, सामान्य लाभ, लाभालाभ और अधिलाभ, इनके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। अगली यूनिट जो है वो है आपकी बाजार संतुलन। तो बाजार संतुलन में भी 6 अंक का पूछा जाना है और 6 अंक में आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन अभी तक इसमें से आए हैं। अब आपको 1, 2, 3, 4 के नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन विगत प्रश्न पत्रों को देखते हुए इसमें देखा गया है कि 2-2 अंक के आते हैं और बहुत ही सिंपल यूनिट है ये। संतुलन है और अधिमांग है, अधिपूर्ति संतुलन, जहां पर मांग और पूर्ति बराबर होती है। अधिमांग जहां मांग अधिक है, पूर्ति कम है। अधिपूर्ति, पूर्ति अधिक है, मांग कम है। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन इससे बनते हैं। फर्मों की स्थिर संख्या होने पर पूर्ति किस प्रकार प्रभावित होती है। बाजार संतुलन से जब ये फर्म बाहर निकलते हैं या प्रवेश करते हैं तब पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। और उच्चतम निर्धारित कीमत और निम्नतम निर्धारित कीमत तो लगभग हर वर्ष रिपीट हो रहा है। ये दोनों ही सरकार के द्वारा निर्धारित करी जाती हैं। उच्चतम निर्धारित कीमत और निम्नतम निर्धारित कीमत, दोनों ही कीमतें सरकार के द्वारा तय करी जाती हैं। उच्चतम निर्धारित कीमत क्या होती है, इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उस तबके के पास तक सामग्री पहुंचाई जाती है जो कमजोर वर्ग है। और निम्नतम निर्धारित मूल्य में कृषि से संबंधित जो भी आपके एमएसपी का कीमत का निर्धारण किया जाता है वो निम्नतम निर्धारित मूल्य से होता है। अब इसके बाद हम देखें दूसरी पुस्तक जो है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय है। और समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय में से भी आपको 2 अंक का आना है। इसमें समष्टि अर्थशास्त्र का जो परिचय है, समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, और इसमें यूनिट 2 जो है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। इसमें आपका समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत संकल्पनाएं हैं और आय का वर्तुल प्रवाह है। आपकी राष्ट्रीय आय की कुछ अवधारणाएं हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी, ये अवधारणाएं हैं। इसकी विधियां हैं, राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधियां हैं। उत्पाद विधि, इसी को मूल्यवर्धित विधि कहा जाता है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। व्यय विधि और आय विधि। और इसके अतिरिक्त जो समष्टि अर्थशास्त्र में मौद्रिक सकल घरेलू और वास्तविक कर, सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण, इसमें से भी पूछा जाता है। लेकिन जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, राष्ट्रीय आय की विधियां और राष्ट्रीय आय की धीमी गति के क्या कारण हैं और उनको बढ़ाने के सुझाव, और मध्यवर्ती वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं, उपभोग वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, ये सारी की सारी चीजें जो है ना पिछले पेपर्स में पूछी गई हैं। तो इन पर अपन ज्यादा ध्यान दें। और ये प्रश्न है, ये यूनिट आनी है 8 अंक की। 8 अंक मतलब इसमें से 1, 2, 3, 4 चारों टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन अभी तक जो है इसमें 1, 1 और 2 के ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके आगे तीसरी यूनिट जो है वो है मुद्रा और बैंकिंग है। मुद्रा और बैंकिंग में आपका, क्योंकि ये टॉपिक जो है हम सबसे इसके से रूबरू हैं, मुद्रा और बैंकिंग। मुद्रा में हमें मुद्रा के कार्य आ जाते हैं, मुद्रा के कुछ डीमेरिट्स भी हैं, लेकिन इनका उपयोग करने वाले हैं जो वो डीमेरिट्स तैयार करते हैं, ना कि मुद्रा में कोई बुराई है। और इसके आगे जो है बैंकिंग। बैंकिंग में हम देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्यापारिक बैंक जो हैं, इनके बारे में भी, इनके कार्य और मौद्रिक नियंत्रण की नीतियां भी पूछी जाती हैं। तो इस टॉपिक में से आपको 6 अंक का आना है। इसमें भी ऑब्जेक्टिव 1, 2 और अधिकतम 3 अंक तक का
क्योंकि ये तो अंक योजना है तो 4 अंक का भी पूछा जा सकता है, लेकिन विगत प्रश्नों में प्रश्न पत्र में केवल इसमें से 1, 2 और 3 अंक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आगे चलते हैं अपन लोग इसमें। आय और रोजगार के निर्धारण का सिद्धांत परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ये 12 अंक का आना है और विगत प्रश्न पत्रों में इसमें से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव तैयार किए जाते हैं और ये कठिन भी है। इसकी जो अवधारणाएं हैं काफी कठिन हैं, उनके लिए हम एक निश्चित रूपरेखा तैयार करके उनको कवर कर सकते हैं। इसके नोट्स आप लोग देखें, इसमें समग्र मांग और समग्र पूर्ति है, समग्र मांग और इसके अवयव हैं, और ये 2 सेक्टर मॉडल जो है कीन्स का, ये महत्वपूर्ण है। 2 सेक्टर मॉडल मतलब एक तरफ आपका आता है उपभोग और निवेश और दूसरे तरफ आता है उपभोग और बचत। तो ये 2 या 3 नंबर का ये क्वेश्चन बन जाता है। इसका जो संतुलन है आपका कीन्स का रोजगार सिद्धांत का जो संतुलन बिंदु होता है, जहां पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों ही एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, वहां पर रोजगार का स्तर निर्धारित होता है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर संतुलन की स्थिति हो फिर भी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बनी रहती है, तो इस चीज को अपने लिए पॉइंट आउट करना है। ये जो यूनिट है वो 6 अंक की आनी है। अगली यूनिट जो है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, तो इससे भी हम परिचित हैं। सरकारी बजट के उद्देश्य अभी तक ये प्रश्न पूछा गया है और इसके जो अवयव है सरकारी जो बजट है, बजट के प्रकार कितने हैं, बजट के प्रकार के अलावा ऋणात्मक जो घाटे का बजट है उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको सरकारी बजट का अर्थ, अवयव और जो घाटे का बजट है उसके बारे में, अधिशेष एवं घाटे का बजट है इस पर भी फोकस करना है और ये आना है आपका 6 अंक का। अभी तक 4 नंबर का एक प्रश्न बनता था, लेकिन पिछले साल इसमें से 2-3 नंबर के बने हुए हैं। तो इसमें आप लोगों को 1, 2, 3 और 4 नंबर के अनुसार तैयारी करना है। इसके आगे जो अगली यूनिट है वो है खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र, अर्थात इसमें जो 6 नंबर की यूनिट आनी है और इसके अंतर्गत आपका संतुलन मतलब जो विदेशी व्यापार है जिसको अदायगी बोला गया है, अदायगी को हम बोलते हैं भुगतान संतुलन, लेकिन इसमें जो टर्मिनोलॉजी है वो अदायगी संतुलन लिखा है। इसके जो अकाउंट है वो चालू खाता और पूंजी खाता होते हैं और इसमें विदेशी विनिमय दर से भी प्रश्न पूछा जाता है। विदेशी विनिमय दर को प्रभावित कैसे किया जाता है और तृतीय और स्थिर विनिमय दर के बारे में गुण और दोष भी पूछे जाते हैं। तो ये वैसे तो 4 नंबर का एक प्रश्न बनता था, लेकिन पिछले सालों से इसमें 1, 2 और 3 नंबर के पूछे गए हैं। तो इसके आधार पे हम पूरे 1, 2, 3 और 4 चारों प्रकार के क्वेश्चन इससे तैयार करें। इस प्रकार आपका जो अंक योजना है वो कुल 80 अंक की है और इसमें आपको प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाना है, जिसमें सही विकल्प 6, रिक्त स्थान 6, सत्य असत्य 6, सही जोड़ी 7, एक वाक्य के 7 आने हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से 15 तक 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो अथवा होगा उसमें और 2 अंक के आएंगे। इनकी शब्द सीमा 30 होती है, ये विशेष ध्यान रखें। इसके आगे है 3 अंक के 16, क्वेश्चन नंबर 16 से 19 तक जो है 4 प्रश्न हैं और ये 3 अंक के पूछे जाते हैं। तो 3 अंक के पूछे जाते हैं, इनकी कम से कम 70 से 90 के बीच में शब्द सीमा होना चाहिए अगर हमें अच्छे अंक चाहिए हैं। और लास्ट में जो है 4 अंक के क्वेश्चन 20 से 23 तक 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और इन 4 प्रश्नों में हमारी जो शब्द सीमा रहेगी वो 120 से 150 तक रहेगी। हमें अगर अच्छी तैयारी करना, अच्छे अंक पाना है तो हमें शब्द सीमा पर और आपकी विषय वस्तु, इसके अतिरिक्त आपकी अंक योजना, इन तीनों चारों चीजों को लेकर और हमें तैयारी करनी पड़ेगी, तब हम अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। और आगे की जो सीरीज है हाफ ईयरली की चैप्टर वाइज आपके समक्ष लेकर मैं प्रस्तुत हूँगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।